Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kiran Angural. We are doing the 100 most important topics for the mains 2023, be it for UPSC or state PCS. And today is the day second of the same. And आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट. तो स्टार्ट करते हैं हम. आज का हमारा टॉपिक है टसल ओवर दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस. तो रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस पे जो कंट्रोल है सर्विसेज का, सर्विसेज मीन्स जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह रहेंगी, पोस्टिंग रहेंगी सिविल सर्वेंट्स की, उसके रिगार्डिंग जो है टसल चल रहा है. ठीक है, उसकी पावर्स जो है वो एलजी को दे दी गई है, पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास थी. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में. फर्स्टली वी विल सी सम बेसिक्स. तो 69th अमेंडमेंट एक्ट, अगर आपको पता होगा, ये रिलेटेड है टू दी स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली. ठीक है, तो 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया था. इससे एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया था टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डेजिग्नेटिंग इट एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहाँ पे बनाई गई थी. देन अगर हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं अबाउट 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थी. तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कि एज पर क्लॉज 3 सब क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 239AA. तो आर्टिकल 239AA ये भी आपको याद रखना है. दिल्ली के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है पॉलिटी में, तो आपको 69th अमेंडमेंट एंड 239AA ये आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसके क्लॉज 3A में लिखा गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर्स जो कि स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं. ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग द मैटर्स ऑफ लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर. ये तीन जो है, लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेंटर गवर्न करता है थ्रू एलजी. ठीक है, तो इनको छोड़ के बाकी जो भी स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, उन पे लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, ये कहा गया. देन जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, वो एडवाइज करेगी, असिस्ट करेगी एलजी को इन द फंक्शंस, इन द मैटर्स जिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ बनाने हैं. तो ये जो बाकी मैटर्स है ना स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के, उसमें फाइनल असेंट जो है लॉ बिल को, वो तो एलजी ही देंगे ना वहाँ पे. तो इसीलिए उनको एडवाइस असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. एंड अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एलजी जो है किसी भी मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसमें प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा. तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए थे. देन कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस की अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट केस आता है 2018 का गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो यहाँ पे कहा था कि वो मैटर्स जो कि डायरेक्टली एलजी के कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, वो जो 3 मैटर्स हैं, उनके अलावा जो भी मैटर्स रहेंगे जिन पे लॉ बनाना है, कुछ भी करना है, ठीक है, उनको एडमिनिस्टर करना है, तो वो एलजी जो है वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे. एंड उनकी जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी एलजी पे. ठीक है, फिर दोबारा से 2019 में एक केस होता है ओवर द क्वेश्चन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड सेंटर ओवर द सर्विसेज. वही जो अभी भी मैटर चल रहा है, तो सर्विसेज पे किसका कंट्रोल होगा, उस मैटर पे जो है ये जजमेंट इन्होंने देनी होती है. बट ये कुछ प्रॉपर जजमेंट आ नहीं पाया था, तो इन्होंने ये मैटर रेफर कर दिया था टू ए 3 जज बेंच. देन 2023 का वर्डिक्ट आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोट करती है आर्टिकल 239AA. ठीक है, वही जिसमें कहा था कि जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे, उस पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ बनाएगी. तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी के पास कंट्रोल होगा सर्विसेज का. ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज इनके पास होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये जो है स्टेट लिस्ट में आता है सर्विसेज. तो इसको कोट करते हुए उन्होंने ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको पावर दे दी है. एंड एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस मैटर में. ठीक है, तो ये भी रिसेंटली कहा. तो इसी के अगेंस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने दोबारा से जो है एक ऑर्डिनेंस लाया है इसको नलीफाई करने के लिए. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा और हम बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं. तो 2021 में भी एक अमेंडमेंट जो है वो लाई गई थी,
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो 2023 का ऑर्डिनेंस पढ़ने से पहले हम इस अमेंडमेंट को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहा था, इन्होंने 1991 के नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट, इसको अमेंड करा था। यहाँ पे उन्होंने कहा जो एलजी है वही गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब टर्म गवर्नमेंट इज इक्वल टू एलजी। देन दिस एक्ट प्रोहिबिटेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम मेकिंग एनी रूल टू एनेबल इटसेल्फ और इट्स कमिटीज टू, तो ये तीन चीज़ों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो रूल नहीं बना सकती, ये चीज़ कही गई। किसके मैटर्स में, जैसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो एनसीटी दिल्ली में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसके बारे में कोई रूल नहीं बना सकती, कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकती जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हों, ठीक है। एंड ऑल सच रूल्स जो इसके पहले बनाए गए हैं वो भी, उसको भी इन्होंने वॉइड कर दिया। तो ये इशू था। और एक और चीज़ कही गई यहाँ पे कि एक्ट रिक्वायर्स एलजी टू रिजर्व सर्टन बिल्स, कुछ बिल्स जो हैं वो रिजर्व कर सकते हैं। कैसे बिल्स, जैसे ऐसा कोई बिल जो कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की पावर को डिमिनिश करता है, या सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, मेंबर्स ऑफ असेंबली एंड मिनिस्टर्स, इनके रिगार्डिंग भी जो बिल होगा उनको एलजी जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। एंड मैटर जो कि पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली उसके आउटसाइड हो, ठीक है, उसके पर्व्यू में नहीं आती हैं जो। देन एक्ट में ये भी कहा गया कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट का, वेदर टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स और अदरवाइज, इट विल बी टेकन इन द नेम ऑफ एलजी। तो ये कुछ जनरल सी चीज़ है, बस ये चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से बिल्स रिजर्व कर सकता है। और ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो इनको रूल बनाने के लिए मना कर दिया था और गवर्नमेंट इज इक्वल टू एलजी बोल दिया था, ठीक है। अगर हम करंट सेटअप की बात करें कि करंट गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिल्ली, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इशू तो यही है कि इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक मैंडेट। डेमोक्रेटिक मैंडेट मीन्स जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। एलजी उन्हीं का फाइनल से है इन द गवर्नेंस, ही डज नॉट हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज एंड डायरेक्शंस ऑफ द असेंबली, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। सेकेंड चीज़ बोल रहे कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायलेशन है ये, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एलजी जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको अकाउंटेबल नहीं यहाँ पे ठहराया जा रहा है। और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो है, इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो केशवानंद भारती केस में जैसे बेसिक स्ट्रक्चर लाया था, तो उसी के अंदर ही आता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, उसके अगेंस्ट है ये। थर्ड बोल रहा है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। तो ये तो लेजिस्लेटिव का प्रिविलेज होता है कि वो खुद के जो रूल्स हैं हाउस की फंक्शनिंग के लिए वो बना सके, बट यहाँ पे उनके वो भी जो ये है पावर्स हैं उनको भी छीना जा रहा है। देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग, सो नीड फॉर एलजीज कंसेंट फॉर मेनी डिसीजंस, उसकी वजह से डिलेज हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, एंड इट लीड्स टू पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है, ये एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। देन एम्बिग्विटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो ड्यूटीज जो है वो स्प्लिट हैं बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर बाद में समझ नहीं आता कि किस एक्शन के लिए, किस डिसीजन के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का इशू हो जाता है। एंड लास्ट वन इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो एक्ट जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है, एंड ऑल्सो इट रिवर्सेस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में दिया गया था। तो ये अगर आप बात करें कॉमन क्या इश्यूज चल रहे हैं अभी गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिल्ली में, उसमें भी ये चीज़ें आ जाएंगी, और 2021 एक्ट में क्या क्या इश्यूज थे अगर वो पूछा जाता है उनमें भी आप ये चीज़ें कोट कर सकते हो। एंड अगर आपको 2021 अमेंडमेंट के बारे में ही पूछा जाता है, उसका आपको नेगेटिव लिखना है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देना है, तो उसमें आप कर सकते हो एक और पॉइंट कि आर्टिकल 239A(b), एक हमने पढ़ा 239AA और एक है आर्टिकल 239AB। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा दिल्ली में, उसके बारे में ये, ठीक है। जब भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप टेरिटरी को नहीं रन कर पा रहे हो तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो तो एलजी की रिपोर्ट के उसी पे बेसिस पे ही जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। एंड अगर एलजी ही गवर्नमेंट है, जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट इज इक्वल टू एलजी, अगर गवर्नमेंट एलजी खुद ही है तो क्या उनको खुद के अगेंस्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, तो ये एक इशू है, ठीक है।
तो ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब इशूज़ से क्या क्या इशूज़ से रिविजन करेंगे। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक मैंडेट का इरोजन है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायलेशन है, जो कि एक बेसिक फीचर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज का इन्फ्रिंजमेंट है, बिकॉज असेंबली हैज़ द राइट टू मेक इट्स ओन रूल्स फॉर इट्स फंक्शनिंग। डिसीजन मेकिंग में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है क्योंकि डिलेस होते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। एम्बिग्विटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। स्प्लिट ऑफ ड्यूटीज है, उसकी वजह से किसी भी एक्शन के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए वो पता नहीं चलता। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2018 में, उसके अगेंस्ट है ये। एंड प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसमें थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज एलजी वही खुद गवर्नमेंट है, तो उनको खुद के अगेंस्ट ही रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को देनी होगी कि गवर्नमेंट जो है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब हम रीसेंट कंटेक्स्ट की बात करते हैं, जो हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे कि एक ऑर्डिनेंस आया है, क्या है वो भी देखते हैं। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 ये प्रोमलगेट किया गया था टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली। तो सर्विसेज को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कौन कंट्रोल करेगा, तो उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। एंड द ऑर्डिनेंस केम आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली एक्सक्लूडिंग दिस टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 2023 की जजमेंट में बोल दिया ना कि ये जो सर्विसेज का कंट्रोल है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट दीज थिंग्स, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ठीक है। तो बाकियों का कंट्रोल जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को दे दिया था, तो उसको एक तरह का नलीफाई करके इन्होंने ऑर्डिनेंस ये लाया है। अब व्हाट आर द इश्यूज विद द ऑर्डिनेंस। फर्स्ट इशू जो है, दिस इज द इशू ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया था 2023 में ही। तो व्हाट इज दिस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। इसका मतलब ये होता है कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो अकाउंटेबल है कैबिनेट को, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल टू कैबिनेट, कैबिनेट जो है इट इज़ अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दिस इज ये अकाउंटेबल टू इलेक्टोरेट। तो ये जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है इसको वॉयलेट करता है ये, ठीक है, क्योंकि एलजी तो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एलजी यहाँ पे कैबिनेट का पार्ट है ना ये, तो शुड बी अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड थिंग, पावर स्ट्रगल हो जाएगा। एक पावर टसल जो है उसको इन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। देन इशूज़ विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनेंस। तो प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनेंस में क्या क्या इशूज़ हैं। फर्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनको स्टेट लिस्ट के ही एक सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सर्विसेज जो एक स्टेट लिस्ट में आता है तो वो इनकी पावर जो है इन्फ्रिंज की गई है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सर्विस स्टेट लिस्ट में है, उसका वायलेशन है ये। अब सर्विसेज क्या होती हैं, मींस वही अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड विजिलेंस। सेकेंड थिंग, इन्होंने न्यू ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है ये बनाई है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रहेगी ये, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू आई है ये। इसमें रिकमेंडेशंस, ये जो बॉडी है ये एलजी को रिकमेंडेशंस देंगी रिगार्डिंग सर्विसेज, ठीक है, पोस्टिंग, विजिलेंस, अदर इंसिडेंटल मैटर्स। एंड इसमें चेयरमैन होंगे सीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है। 2 होम डिपार्टमेंट के पर्सन्स होंगे, चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी। डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से लिया जाएगा ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। अब देखो 3 पर्सन से टोटल डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी से। दिल्ली की तरफ से सिर्फ एक सीएम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किनकी बात मानी जाएगी, होम डिपार्टमेंट की, जो मेजॉरिटी में होंगे। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी दोनों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियलिटी जो है वो हो सकती है और इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वो इम्पार्शियल वे में ये बॉडी नहीं बनाई गई है, ये कहना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो इट एक्सपैंड्स द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ एलजी। वाई? बिकॉज ये जो भी रिकमेंडेशन देंगी ना उनको अप्रूव करने का भी जो रोल दिया गया है वो दिया गया है एलजी को। या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन। एंड अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एलजी का डिसीजन जो है वही फाइनल होगा।
तो आप देख रहे हैं ये बॉडी जो है इसने जो भी रिकमेंडेशन थी उनको मानना ना मानना सब कुछ एलजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तरह का ये बॉडी भी उतना इफेक्टिव नहीं है और साथ में मेजॉरिटी से डिसीजन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ा रोल है। और क्या इश्यूज़ हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, पहला तो वही कि स्टेट लिस्ट पे जो है वो लॉ नहीं बनाने दिया जा रहा है सर्विसेज मैटर पे। दूसरी चीज़, एलजी की जो इंक्रीज पावर्स हैं दे आर अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है। देन गवर्नेंस इशू क्या है? तो बहुत सारी कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी हो जाएगी अमंग द सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो कि उन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, एंड ऑल्सो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो भी इम्पैक्ट होगी। तो ये कुछ इश्यूज हैं, एक बार रिविजन करेंगे। फर्स्ट इशू वॉज इशू ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देन पावर स्ट्रगल, प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनेंस में कुछ इश्यूज हैं जैसे कि सर्विसेज जो स्टेट लिस्ट में आना चाहिए था, है मतलब स्टेट लिस्ट में, बट वहाँ पे एलजी को पावर ट्रांसफ़र कर दी गई है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। और ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है उसमें भी मेजॉरिटी रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाता है और एलजी की ओपिनियन जो है वहाँ पे फाइनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू देख लिया हमने एंड गवर्नेंस इशू देख लिया। अब इन सब क्योटिक कंडीशंस की पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, पावर टसल हो जाएगा। ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, विल ऑफ द पीपल, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। इट विल हैम्पर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, बिकॉज सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो हैं उनको अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन जो है ओवर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये फेस करनी पड़ सकती है। देन लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी जो है वो इन्वाइट कर सकती है बिकॉज द ऑर्डिनेंस सीम्स टू वायलेट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज वेल एज आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इस ऑर्डिनेंस के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दी जा रही है, मतलब फेवर में गवर्नमेंट क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रही है, पहले वो देखते हैं। तो फर्स्ट, गवर्नमेंट का कहना है कि वी आर ट्राइंग टू बैलेंस द लोकल एंड नेशनल इंटरेस्ट। लोकल इंटरेस्ट कैसे बैलेंस कर रहे हैं कि हमने ये एक बॉडी बना दी है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जिसके चेयरमैन जो है वो सीएम है, तो वो अपने हिसाब से लोकल नीड्स को भी फुलफिल करेंगे एंड नेशनल इंटरेस्ट जो है वो भी हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये इनका एक आर्ग्यूमेंट है कि हम इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। दूसरा, ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों? बिकॉज दिस इज़ इन लाइन विद आर्टिकल 239AA, दैट इज़ जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है एनसीटी दिल्ली को। इनका ये कहना है कि आर्टिकल 239AA जो है वो एक स्पेशल स्टेटस देता है एनसीटी दिल्ली को। तो स्पेशल स्टेटस होने की वजह से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरफेयर वो कर सकते हैं। ठीक है, उनका स्पेशल रोल यहाँ पे हो सकता है। ऑल्सो इन्होंने ये भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के भी अगेंस्ट नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट को पावर होगी सर्विसेज पे, बट इन्होंने पार्लियामेंट को बार नहीं किया है फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ ऑन दी सेम सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इनके आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहा कि लोकल और नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। दूसरा बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है बिकॉज स्पेशल स्टेटस देने का ये मतलब है कि जो नेशनल लेवल पे डिमांड्स हैं हम उनको भी यहाँ से फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है, एक सिंपल यूनियन टेरिटरी नहीं है वो एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है, ये कहने का मतलब है। और तीसरा इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के भी अगेंस्ट नहीं है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये कहा गया कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं सर्विसेज की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब उसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट दी जा रही है, वही जो हमने ऊपर पढ़ी ना, सेम वही हो जाएंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है बिकॉज ये स्टेट लिस्ट पे जो है लॉ नहीं बना पा रही, नलीफाई करती है 2019 की जजमेंट को, 2023 की जजमेंट को, नॉट 19, ये ठीक कर लेना। ठीक है, नोट्स पे भी। एंड इट वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, वही जो हमने ऊपर पढ़ दिया ऑलरेडी। अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्मेशन होना चाहिए जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स हो। इन सारे एस्पेक्ट्स को देखेगा ये ऑर्डिनेंस की और कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस जो है प्रपोज करेगा दैट विल अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स
एंड एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मेंटेन करेगा। डायलॉग और नेगोशिएशन होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो है दिस शुड बी दी प्रायोरिटी थ्रू आउट द रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, राइट्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इन सबको ध्यान में देकर डिसीजन ले। अब हम बेसिक्स पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस के। तो इतना हमने ऑर्डिनेंस के ऊपर पढ़ा। अभी हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, बट उससे पहले ये पूरा जो टॉपिक था इसको हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, तो हमने पहले बेसिक्स देखे कि 69th अमेंडमेंट एक्ट ने स्पेशल स्टेटस दिया था एनसीटी दिल्ली को, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी। फिर वहाँ पे क्लॉज 3 के अंदर एक सब क्लॉज ए है जो बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कुछ इन लॉज पे, इन सब्जेक्ट्स पे जो है लॉ बनाएगी एक्सेप्ट लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, ठीक है, क्लॉज 4 में कहा है, जो कि असिस्ट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है तो एलजी मैटर कोई भी रेफर कर सकते हैं टू दी प्रेसिडेंट। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट जजेस की जजमेंट्स देखी कुछ। 2018 की जजमेंट इंपॉर्टेंट थी एंड 2023 की। 2018 में क्या कहा था कि जो भी मैटर्स डायरेक्टली एलजी के कंट्रोल में नहीं है उन मैटर्स में एलजी को एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही चलना होगा एंड दिस एड एंड एडवाइस वुड बी बाइंडिंग, ठीक है, ये चीज़ कही। एंड 2023 वाले में क्या कहा कि सर्विसेज जो है वो उसकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। क्लियर। फिर हमने 2021 का भी एक्ट डिस्कस किया था जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे कि गवर्नमेंट को कह दिया एलजी, ठीक है, टर्म गवर्नमेंट मीन्स एलजी। दूसरी चीज़ कही कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ नहीं बना सकती, कोई भी रूल नहीं बना सकती रिगार्डिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये चीज़ कही। एंड एलजी जो है कुछ बिल्स से रिजर्व कर सकते हैं जिसमें सैलरीज, अलोवेंसेस ऑफ स्पीकर, ये वाला बिल भी आता है। ये सब चीज़ें थी। इश्यूज़ पढ़ लिए हमने करंट मॉडल के साथ क्या इश्यूज़ हैं, या फिर 2021 अमेंडमेंट जो थी उसमें क्या क्या इश्यूज़ है हमने वो भी पढ़ लिया। फिर हमने जो अभी करंट क्या कंटेक्स्ट चल रहा है वो पढ़ा। ऑर्डिनेंस आया है सुप्रीम कोर्ट की जो 2023 की जजमेंट है उसके अगेंस्ट है, ये नलीफाई करता है उसको। इश्यूज़ पढ़ लिए। ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी उसको वायलेट करता है, पावर स्ट्रगल है, प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस में 2 हमने इश्यूज़ पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हमने देखे। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट दे रही है एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वो भी हमने देख लिया एंड देन वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस के बेसिक्स कुछ पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके रैशनल क्या है ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करने का, या फिर उसके नेगेटिव्स भी क्या है, ठीक है, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों की हम बात करेंगे। पॉजिटिव्स या फिर हम कह सकते हैं रैशनल क्या है इसका, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का, एंड सेकेंड थिंग नेगेटिव्स क्या है या कॉन्स क्या है इसके, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं रैशनल की, तो फर्स्ट इज टू डील विद द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस का इशू है और उसको जल्दी डील करना है, इमीडिएट नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है, इमीडिएट नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई मैटर है, ठीक है, उसको डील करने के लिए। सेकेंड थिंग कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग इंश्योर करने के लिए व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। ये आप साथ साथ में नोट्स बताते जाइए, ये थोड़ा रफली लिख रही हूँ मैं। जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग में कि जैसे कोविड के टाइम पे आईबीसी सेक्शन जो है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है, उसके सेक्शंस को कुछ फ्रीज किया गया था, ठीक है, ताकि लोगों को रिलैक्सेशन दी जाए, एड्रेस की जाए ग्रीवांसेस उस टाइम पे, एंड यहाँ पे बोरोवर्स को कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी। और तीसरा आप आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हो कि लाइफ जो है ऑर्डिनेंस की वो सिर्फ 6 वीक्स होती है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 6 वीक्स एंड 6 मंथ्स हो सकता है। 6 मंथ्स क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसका मैक्सिमम जो होता है सेशन का गैप होता है वो 6 मंथ्स हो सकता है, ठीक है, उसके बाद उनको मिलना ही पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को।
सो यहाँ पे क्या है, 6 वीक्स का इसका टाइम हो सकता है या मैक्सिमम 6 वीक्स एंड 6 मंथ्स, उस वजह से, ठीक है। तो इसका जो है टाइम पीरियड कम ही है, तो नॉट अ बिग इशू, ठीक है, नॉट अ बिग इशू, ये आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। अब इसके नेगेटिव में क्या है, फर्स्टली सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है ये, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव जो है वही लॉ मेकिंग का काम कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। देन बार बार रीप्रोमलगेट करने की जो है वो हमने देखी गई है, रीप्रोमलगेशन के इश्यूज आते हैं सामने। जैसे बिहार के जो गवर्नर थे उन्होंने एक ही ऑर्डिनेंस को बहुत ज़्यादा टाइम रीप्रोमलगेट कर दिया था विदाउट इवन चेंजिंग द टेक्स्ट ऑफ द लॉ, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट माइट बी यूज टू बाईपास द लेजिस्लेचर प्रोसेस, ठीक है, लेजिस्लेटर जो है उसको बाईपास करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। देन कुछ और इश्यूज, सो फर्स्ट तो देखो वही इशू लिखा है कि डेलिबरेटली बाईपास कर रहे हो आप लेजिस्लेचर को, ठीक है, टू अवॉइड डिबेट एंड डेलिब्रेशन ऑन दी कंटेंशियस इशूज, एंड दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देन सेकेंड इशू हमने पढ़ा था रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको कोर्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, इसके शॉर्ट पे नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, तो सुप्रीम कोर्ट को आप कोर्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि दिस थिंग रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, ठीक है। देन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो हमने कर दिया। सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी एक इशू है कि ऑर्डिनेंस तभी प्रोमलगेट कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है डिस्क्रिशन का एंड मिसयूज़ का, क्लियर। देन लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं और कुछ जुडिशियल सेफगार्ड्स हैं ऑर्डिनेंसेस के मिसयूज़ को रोकने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जैसे है कि ऑर्डिनेंस आप तभी प्रोमलगेट कर सकते हो जब दोनों हाउसेस या कोई एक हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, एंड सेम गोज फॉर स्टेट लेवल एज वेल। सेकेंड, ऑर्डिनेंस सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे आप कर सकते हो जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है, या फिर स्टेट जिस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर, तो अपने अपने डोमेन पे ही ये लॉ बना सकते हैं। देन ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए या फिर किसी फंडामेंटल राइट को एब्रिज करने के लिए ऑर्डिनेंस जो वो पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड जैसे ही 6 वीक्स हो जाते हैं या विद इन 6 वीक्स जो है फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, इसको आपको ले डाउन करना पड़ता है बिफोर दी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड अगर तब भी अप्रूव नहीं होता है विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली, तो उसको आपको नलीफाई हो जाता है वो ऑर्डिनेंस। देन आप जैसे ही वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्लेस करते हो हाउस के सामने, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट देनी होती है एक्सप्लेनिंग की क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, ठीक है, क्या नेसेसिटी थी ऐसी। एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा था कि सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इट कैन बी चैलेंज्ड इन केस ऑफ इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर ऐसा है कि प्रेसिडेंट ने जो है वो कह दिया कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ और यहाँ पे ऑर्डिनेंस बनाने की ज़रूरत थी, बट अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे एक्चुअल में इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड नहीं था, तो ऐसे केस में वो चैलेंज भी की जा सकती है सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जुडिशियल सेफगार्ड्स क्या हैं, तो जैसे आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1970 का, इन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग कि मतलब जो सेटिस्फेक्शन है इसको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आरसी कूपर केस में कहा था। सेकेंड थिंग, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, इसमें रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस की बात की गई थी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज़ करना चाहिए एंड नॉट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर लॉ मेकिंग। एंड डीसी वाधवा केस में ये भी कहा गया था, जैसे आपके लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा, कि आप अगर सेम ही जो टेक्स्ट है उसको आप रीप्रोमलगेट किए जा रहे हो एज ऑर्डिनेंस, ठीक है, रीप्रोमलगेट अगर आप कर रहे हो बार बार उसको एज ऑर्डिनेंस विदाउट इवन चेंजिंग दिस इट्स टेक्स्ट, ठीक है, जस्ट टू बाईपास द लेजिस्लेचर, तो वो चीज़ जो है वो नलीफाई कर दी जाएगी। तो ये आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं।
देन सुप्रीम कोर्ट इन कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, इसमें कहा था कि ऑर्डिनेंस इशू करने की जो अथॉरिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इट इज़ कंडीशनल अपॉन द सेटिस्फेक्शन, कि हाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि अभी आपको इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 केसेस हैं, 2 भी याद रहेंगे तो चल जाएगा। रीप्रोमलगेशन के लिए आप डीसी वाधवा कोर्ट कर सकते हो और आरसी के ऊपर सेटिस्फेक्शन उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है एंड इसीलिए एग्जीक्यूटिव को सेल्फ रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए एंड सिर्फ अनफोर्सीन कंडीशन या अर्जेंट मैटर्स में ही ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। एंड आप ये भी कह सकते हो कंक्लूजन में कि जो टर्म्स हैं जैसे कि नेसेसिटी हो गया, इमरजेंसी हो गया, इन टर्म्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी ऑन द इशू, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा और ये फ्रूटफुल सेशन रहा होगा आपके लिए, ठीक है। सो जो भी हमने आज 2 चीज़ें हमने डिस्कस करी है, फर्स्ट वॉज टसल जो चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, एनसीटी में, और सेकेंड हमने ऑर्डिनेंस जो है उसके बेसिक्स हमने करे, उसका रैशनल क्या था, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, सेफगार्ड्स क्या हैं एंड कंक्लूजन, ये हमने प्रॉपर डिस्कस कर लिया है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।